तो भैया आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है भाई? चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। क्या समझते हैं आप केमिकल काइनेटिक्स से? भाई बिल्कुल बोलो मत, बोलो मत भाई, बिल्कुल चुप हो जाओ सब, बिल्कुल खामोशी के साथ में, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं ना बेटा, ये अक्सर करके समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। कारण क्या है, इनमें अच्छी खासी नॉलेज जो है वो आपकी 11वीं की लगती है, समझ रहे नहीं? तो अच्छी खासी नॉलेज इनमें क्या लगती है भाई? 11वीं की लगती है। इसकी वजह से 11वीं आपने पढ़ी नहीं होती। कैसी होती है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, पढ़ तो आप 12वीं भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी 12वीं में थोड़ा सा 11वीं के मुकाबले में पढ़ाई ज्यादा होती है और थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाता है बच्चे 11वीं में बोर्ड्स की वजह से। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात है, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बीच में बोलना मत भाई, और ये मुरमुर साउंड जो डिस्कशन है ना भाई, प्लीज मत करियो यार, रिक्वेस्ट है यार, रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं तुम्हारे से, और पहले मैं रिक्वेस्ट ही करा करूं, उसे मान लियो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल मुरमुर साउंड मत करियो, खुसर खुसर जो तुम करो ना, इरिटेशन हो जैसे पढ़ाते टाइम पे। बिल्कुल शांति के साथ में आराम से पढ़ना, कोई चीज समझ में ना आए मेरे से पूछ लियो। आखिरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आखिरी का मतलब है फिजिकल केमिस्ट्री का, कभी सोचोगे पूरा हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा लास्ट ऐसा चैप्टर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भैया अपना आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है जी? हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है जी? केमिकल काइनेटिक्स। क्या मतलब होता है केमिकल काइनेटिक्स का? ध्यान से सुनिएगा। देखो केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं देख पा रहा हूं तो मुझे दो वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। कौन कौन से सर? नंबर 1 पर क्या है हमारा? केमिकल, और नंबर 2 पर क्या है? काइनेटिक्स। केमिकल वर्ड किससे रिलेटेड होगा? केमिकल रिएक्शन से, जाहिर सी बात है भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। और काइनेटिक्स वर्ड होता है मूवमेंट को लेकर के। किसको लेकर के भाई? मूवमेंट को लेकर के, या फिर यहां पर मोर प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो रेट को लेकर के। रेट जिसे हम क्या बोल सकते हैं भाई? स्पीड के नाम से भी जिसे हम जान सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो रिएक्शन हम करेंगे उस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। क्या बोला भाई मैंने? कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन यहां पर चलेगी उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होने वाली है, वो चीज क्या कहां स्टडी करी जाएगी? केमिकल काइनेटिक्स के अंडर में स्टडी की जाती है। अब एक ब्रांच और सुना होगा आपने, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं जिसको। नाम सुना आपने थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स में क्या पता लगता है? थर्मोडायनेमिक्स से ये पता चलता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? कि थर्मोडायनेमिक्स से ये पता चलेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। केमिकल काइनेटिक्स ये बता रही है कि जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड क्या रहेगी, केमिकल काइनेटिक्स आपको ये बताएगी। समझ में आई यहां तक के बाद? अब जो आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग रिएक्शन है बेटा, वो 3 टाइप की है। कितने टाइप की है भाई? 3 टाइप की। नंबर 1 जो पलक झपकते के साथ में हो जा, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रही बात? बिल्कुल शक्तिमान टाइप की रिएक्शन है, 1 नंबर की। ठीक है। सेकंड रिएक्शन होती है वेरी स्लो रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा स्लोएस्ट रिएक्शन होती है। इनके होने में कुछ दिनों का, कुछ महीनों का या फिर कुछ साल का भी समय लग सकता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ में आ रही बात? अब रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसा थोड़ा ही है कि तुमने नया लोहा लाकर छत पर डाल दिया, 15 मिनट बाद आपके रिएक्शन हो गई। तो जो आपकी वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन है उनको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, उनकी स्पीड डिटरमाइन करना इजी नहीं होता। और जो वेरी वेरी स्लो है, आपकी पीडी आ जाएंगे भैया, लेकिन आप रिएक्शन ऑफ उनकी स्पीड के बारे में सही जानकारी हासिल नहीं कर पाओगे। तो इनको क्या कर देते हैं हम? साइड में कर देते हैं। तो कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पर? बेसिकली हम पढ़ते हैं मॉडरेट स्पीड से जो चलने वाली हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं भाई? डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स किससे डील करेगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से डील करता है। ये हमारा यहाँ पर इतना पोर्शन आपको समझ में आ जाना जरूरी है। बोलो भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक के? क्या इंट्रोडक्शन सबकी समझ में आया? हाँ भाई, क्या इंट्रोडक्शन सबकी समझ में आ गया? कोई परेशानी यहां तक के लिए? बेसिक से बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। अब सवाल ये देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आखिर आप निकालोगे कैसे? और न्यूमेरिकल पोर्शन आपका यहां से अच्छा खासा बनता है। बेसिकली यहां से ज्यादातर जो है आपको न्यूमेरिकल पोर्शन, ये एक डेरिवेशन आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, या डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपको। तो वो चीज आपको क्या रखनी है भाई? यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिएगा। तो बेटा हम करते हैं। अच्छा, लॉग वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ भाई। लॉग वैल्यू आपको सिखा दी थी मैंने, 1 से लेकर 10 तक के कहा था। डाटा याद रखियो। वैसे बोर्ड के अंदर में आपको बेसिकली डेटा मिल जाता है लॉग की वैल्यू का, लेकिन फिर भी भरोसा करके मत चलिएगा, पता नहीं चलता कि कब कहां क्या हो जाए। क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक के 12th क्लास तक के बच्चे के पास में लॉग की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? याद होनी ही चाहिए। समझ में आ रही बात? तो अब हम चलते हैं इसमें धीरे धीरे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के। किसके बारे में बात करूंगा भाई? सबसे पहले यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट करूंगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात भाई। मान लो मेरे पास में एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में मेरा ए रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो
रहा है भाई किसके अंदर, बी के अंदर। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला कि मेरा कोई रिएक्टेंट ए है, वो कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा, बी के अंदर। अभी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, टी इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, बताओ जल्दी करके। टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो से क्या लेना देना है, मतलब यहां पर कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। वेरी गुड, समझ में आ रही बात। तो T इज इक्वल टू जीरो पर देखो, ये A क्या है हमारा, रिएक्टेंट हो गया, ये B क्या है हमारा, प्रोडक्ट हो गया। तो T इज इक्वल टू जीरो पर मतलब क्या हो गया, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, ध्यान मत भटकाइएगा, भटक रहा वापिस लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो कि T इज इक्वल टू जीरो पर का मतलब ये हुआ सर, जब हमारी रिएक्शन यहां पर क्या नहीं हो रही है, हमारी रिएक्शन यहां पर स्टार्ट नहीं होगी। वो रिएक्शन क्या है यहां पर, तो बताओ यहां पर प्रोडक्ट कितना बनेगा, जब रिएक्शन अभी तक आपकी शुरू नहीं हुई, तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। कॉमन सेंस की बात है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टी इक्वल टू जीरो पर ए की क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, हाँ या ना, बी की क्वांटिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि अभी तक रिएक्शन चालू नहीं हुई। और लेट्स से कि ए की जो क्वांटिटी है वो मैंने क्या मान ली, वो मैंने मान ली सी नोट, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन ए की और नोट फॉर टी इक्वल टू जीरो के लिए। कोई दिक्कत वाली बात है भाई यहां तक के लिए, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अब टी आफ्टर टाइम यानी कि टी इक्वल टू क्या मान लिया, टी सेकंड, टी मिनट, कुछ एवर जो भी आपने मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन चलते हुए कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो हो चुका है। समझ में आ रही बात। अब इस कंडीशन में बताओ क्या ए की क्वांटिटी अब भी सी नोट ही रहेगी क्या, दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार। आपने मैक्सिमम वैल्यू ली पहले ए की, क्या ए की क्वांटिटी अब भी सी नोट रहेगी क्या, क्या सी नोट से वैल्यू कुछ कम नहीं होगी क्या, क्यों होगी, क्योंकि रिएक्शन चलते हुए टाइम हो गया ना। तो सी नोट से वैल्यू क्या हुई, थोड़ी सी कम हुई। सी नोट की वैल्यू कम हो रही मतलब ए की वैल्यू कम हो रही, तो क्या एट द सेम टाइम बी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सी नोट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सी नोट में से कुछ कम हो गई, वो कितनी कम हुई, एक्स कम हुई। तो अगर सी नोट की एक्स कम हुई है तो बनेगा कितना, बनेगा भी तो एक्स ही बनेगा। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत वाली बात है क्या भाई, अरे कोई टेंशन कोई परेशानी वाली बात है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात। क्या मैं इस सी नोट माइनस एस को इज इक्वल टू सी टी के बराबर लिख सकता हूं क्या, मान लिया मैंने साइन नोटेशन मान लिया। सीटी का मतलब क्या है, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, वो क्या हो गया सी नोट माइनस एक्स। और कंक्लूजन मेरा क्या निकला कि सी टी की कॉन्सेंट्रेशन जो है यहां पर वो क्या है, वो लेस देन है सी नोट। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जो हमारा रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेजुअली क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। और जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। पहला आप मुझे बात बताओ, यहां तक सब बच्चों की समझ में आई कहानी या नहीं आई भाई। किसी को कोई मसला इधर जो बैठे पीछे, हाँ भाई कोई परेशानी वाली बात है बेटा, लड़कियों कोई दिक्कत वाली बात है, बढ़ जाएं आगे की तरफ। समझ में आ रही बात, बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा। पहला लेक्चर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का, तो ये सारा का सारा फिर समझ लो केमिकल रिएक्शन निकलती कैसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेक्चर में जरा सी भी लापरवाही आपने कर दी तो मेरे मार्क माय वर्ड गड़बड़ हो जाएगी आगे के लेक्चर्स में। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रही बात। तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर क्या करूंगा भाई, निकालने सिखाऊंगा। अब इसका डेरिवेशन नहीं है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा फंडा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा आपसे कि आप यहां पर क्या जा रहे हैं, आप यहां से मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्या जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर मैंने पूछा कि आप किस स्पीड से गए, क्या बोला मैंने, किस स्पीड से गए। तो मान लो आपका जवाब आया 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप वहां पर पहुंचे। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो स्पीड तय करी वो स्पीड इतनी थी कि जिससे 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर जा सकते थे। तो सवाल मेरा यह है, क्या थ्रू आउट दी जर्नी आपने 60 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड से बाइक चलाई क्या, बताओ। कहीं पर आप 0 किलोमीटर की स्पीड से भी चले होंगे, आप रुके भी खड़े होंगे ना कहीं पर आपने 80 भी पेल दी होगी। जहां का रोड देखोगा लगा तेरा भाई रोड खा लिए, लगा स्टेरिंग हाँ बन के भाई, वहां से सलमान खान आप रेस 3 के, अब तो रेस 4 आवेगी जो भी है व्हाटएवर। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो होगी नहीं होगी कहीं पर। अब माइनस में तो नहीं जानेगी ना रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, माइनस में तो नहीं है। क्या लगा हाँ भाई शाहपुर से आके निकल के कहां तक, कितने किलोमीटर, क्या लगा सर शाहपुर से निकल के ना हमने माइनस के 30 किलोमीटर की स्पीड से चलने लग गए, मतलब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगे। नहीं ना, स्पीड तो आप क्या कैलकुलेट करोगे भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन में कैलकुलेट करोगे। यानी कि आपने क्या है कि 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि स्पीड को कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, हाँ या ना। अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ये थोड़ा ना कि तुमने अब चालू करी अब शाहपुर तक पहुंच गई। समझ में आ रही बात, केमिकल रिएक्शन है भाई, सांप थोड़ा ही है कि यहां से रेंग तवा पहुंच जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो चेंज कितने टाइम में होगा, उस चेंज को क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल सकता क्या।
बताओ डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं है? डेफिनेशन नहीं आने की डोंट वरी एग्जाम में, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का बेटा यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई या तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाओ, हाँ है ना, रिएक्टेंट के अलावा प्रोडक्ट भी तो हो सकती है ना। अरे भाई बताओ, रिएक्टेंट के अलावा प्रोडक्ट भी तो होगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, चेंज इन टाइम, हाँ या ना। यहां तक कहानी बताओ समझ में आई कि नहीं है? अरे आ गई का, कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन के लिए यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने लगूं तो बताओ चेंज को आप कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे तो निकालोगे। चेंज को आप कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं पहले रिएक्टेंट के रेस्पेक्टिव निकाल रहा, तो मैं क्या निकाल रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्टिव है भैया, विद रेस्पेक्ट टू ए निकाल रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो ए में निकाल रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेशन मुझे किसकी लेनी पड़ेगी, ए की लेनी पड़ेगी। बताओ ए की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहां देख के बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश शाबाश। ए की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सीटी। सीटी बेटा फाइनल मतलब लास्ट में जो पहुंची, टी आफ्टर टाइम पीरियड। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी गलतियां इग्नोर कर देते हैं हम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बताओ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी है, सीटी पर जाकर। शुरू कहां से हुई थी भाई, सी नोट से। तो भाई शुरू सी नोट से हुई, खत्म कहां हुई, सीटी पर हुई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मेरी सीटी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरी सी नोट है, हाँ या ना। फाइनल टाइम पीरियड बताओ कितना है, फटाफट जल्दी देख के रिएक्शन में। टी सेकंड का, इनिशियल कितना है, 0। तो क्या ये निकल कर आएगा, नहीं आएगा? अच्छा, चेंज को क्या मैं डेल्टा से डिनोट कर सकता हूं क्या? तो क्या ये वैल्यू मेरी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी नहीं हो सकती क्या? आ रही बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डेल्टा सी बाई डेल्टा टी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आने की क्या? जरा देख करके बताओ, कोई बता सकता है कैसे आएगी नेगेटिव? है सीटी माइनस सी नोट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कैसे आएगी, कोई बता सकता है क्या? कैसे? अभी पीछे क्या बताकर आया हूं कि भैया सीटी की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन घटी तो कॉन्सेंट्रेशन सीटी की कम हो गई ना भाई। पहले यहां पर 100 मोल थे, अब कितने रह गए, 90। तो ऑब्वियस सी बात है 90 छोटा है, तो फाइनल में से अगर हम इनिशियल को माइनस करें, छोटे में से बड़े को माइनस करें, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव है। अरे सर रेट तो पर नेगेटिव ही नहीं हो सकती। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, अपनी तरफ से एक माइनस का साइन लगा देते हैं। तो जब भी रिएक्टेंट के रेस्पेक्टिव आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो वो वैल्यू बनेगी माइनस का डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, हाँ या ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जो चीज फाइनल माइनस इनिशियल के ऊपर डिपेंड करती है उसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एवरेज बोला जाएगा ना, एवरेज। कि भाई शुरू में क्या था, लास्ट में क्या था, आप यहां से क्या गए, वहां पर कैसे पहुंचे, कोई मतलब नहीं है, लगभग आपने एवरेज निकाल के बता दिया। तो यही वाली रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई, आर एवरेज के नाम से भी जाना जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? माइनस का साइन यहां पर, ये वो नहीं है, माइनस का साइन रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं होती। ये माइनस का साइन इस वजह से लगाया गया है क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, लगातार घट रही है। कुछ लोग इसको ऐसे भी बता देते हैं कि माइनस का साइन इसलिए लगाया जाता है ताकि इससे यह पता लगे कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लगातार घट रही है। समझ में आ रही बात? बात दोनों एक ही है, लेकिन तरीके क्या हो गए भाई, अलग अलग हो गए। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? अभी तो मैंने किसके रेस्पेक्टिव निकाली, ए के रेस्पेक्टिव है। अब मैं किसके रेस्पेक्टिव निकालूंगा भाई, बी के रेस्पेक्टिव। तो मैं यहीं पर क्या कर देता हूं, यहां पर निकाल लूं भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्टिव लेनी भैया, बी के रेस्पेक्टिव लेनी, हाँ या ना, ठीक है। तो बी के रेस्पेक्टिव में फॉर्मूला तो ये लगेगा ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इस बार कॉन्सेंट्रेशन किसकी लेनी, प्रोडक्ट की। तो चेंज के लिए क्या लगाना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एक्स की, उसकी बी की कितनी है, एक्स मान ली। तो क्या आ गया हमारा ये एक्स माइनस 0, हाँ या ना, ठीक है। अब फाइनल एक्स है, इनिशियल 0 है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, टी माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स बाई टी। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, यानी कि ए जिस स्पीड से गायब हो रहा है, बी हमारा उसी स्पीड से बनता हुआ नजर आ रहा, हाँ या ना। बराबर हो रही, कैसे हो रही बराबर बताओ? वो तो एक्स बाई टी आ रहा है, डेल्टा सी बाई टी आ रहा आपका, देख ही नहीं दे, हाँ कर दी। चलो मैं बताता हूं कैसे हो रही, ठीक है। ऐसे हो रही कि मैंने यहां पर सीटी की वैल्यू सी नोट माइनस एस एक्स रख दी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर सीटी की वैल्यू क्या रखता हूं, सी नोट माइनस एक्स रखूंगा, ध्यान से देखिएगा, इनटू में क्या आ गया, सी नोट आ गया इसकी जगह पर, और पूरे पे ओवरऑल के बाहर क्या लगा दिया मैंने, माइनस का साइन। समझ रहे हैं, लगाना पड़ेगा ना। डिवाइडेड बाय क्या करते भाई मैंने, टी माइनस 0। तो इससे ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाई टी। तो एक चीज का कंक्लूजन मेरी समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्टेंट की, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जिस स्पीड से, जिस हिसाब से कम होगी, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी उसी के अकॉर्डिंग सेम होगी। तो ये एक्स बाई टी और ये क्या हो गया हमारा, एक्स बाई टी निकल के आ गया। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आएगा? कोई नहीं पूछने का डेरिवेशन कैसा आया, कहां से आया। समझ में आ रही बात, क्लियर है? बस आपको ध्यान रखना है कि आर एवरेज की वैल्यू क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। इसके बाहर क्या लगा देना, माइनस का साइन, यहां पर हम एस्टेब्लिश कर देंगे, ठीक है। एक कहानी में थोड़ा सा चेंज लेकर के आते हैं। ये तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन देखूं तो एक ही मॉलिक्यूल हमने ए का लिया और एक ही मॉलिक्यूल किसका लिया, बी का लिया, तो 1:1 का रेशियो आया, निकल गया। सर अगर हमने यहां पर कंडीशन चेंज कर दी, तो कंडीशन चेंज करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कहानी क्या है। सर मेरी रिएक्शन है कि ये है आपका कैपिटल स्मॉल है,
कैपिटल ए, ये कन्वर्ट हो रहा है स्मॉल बी कैपिटल बी। समझ में आ रही बात? अब सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जो आपका कैपिटल ए है ये क्या है आपका, ये हो गए आपके रिएक्टेंट। समझ में आ रही बात? कैपिटल बी है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। पहले वहां पर ए की जगह भी वन था और स्मॉल बी की जगह भी वन था, तो जो आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी हो गया ना, ये आपके हो गए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या हो गए भैया? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपको ये बताएंगे कि आपकी रेसिपी क्या है। समझ में आ रही बात? रेसिपी का मतलब समझ रहे ना? मैंने बोला कि आपको 1 कप चाय बनाने के लिए 50 ml दूध चाहिएगा, 10 ग्राम चीनी चाहिएगा, 4 ग्राम चाय की पत्ती चाहिएगा, तो वो आपकी स्टैंडर्ड रेसिपी होगी नहीं होगी? तो वो बताना है। अब ऐसा थोड़े है कि 100 ml दूध में आप जो 2 किलो चीनी मिला दोगे, मिलाओगे क्या? नहीं मिला सकते ना। तो रेसिपी स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ना। तो वही सेम क्या है, ए और बी क्या है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। कुछ भी हो सकता है, ये बराबर भी है 1 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 और 3 भी हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्या लेकर के 0 तो नहीं होगा, 1 से लेकर के होल नंबर में आपका क्या है, कुछ भी होगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी जा सकता है। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? डेरिवेशन की कोई जगह नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि जो आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट की रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला है उसको आप उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ध्यान सुनिएगा, तो मैं पूरी केमिकल इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूं कि ROR इज इक्वल टू क्या है, माइनस का साइन तो लगाना पड़ेगा मुझे। क्यों लगाना पड़ेगा? रिएक्टेंट की बात कर रहा, माइनस का 1 बाई स्मॉल ए, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर दिया हुआ है उसी से उसको डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अच्छा, मैं सी की जगह यहां पर, सी की जगह यहां पर लिख देता हूं डेल्टा, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। समझ में आ रही बात आपको? ये किसके रेस्पेक्टिव निकाली हमने? रिएक्टेंट के। लेकिन प्रोडक्ट की भी तो सेम आनी चाहिए ना निकल के, और वो कब आएगी? जब मैं इसका लूंगा प्लस का 1 बाई बी और डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू क्या हो गया, डेल्टा टी। बताओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये आपकी फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है। किसी भी इक्वेशन के लिए आपसे अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। कब? जब उसका फाइनल माइनस इनिशियल आपको गिवन हो कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये थी, यहां से इस पर चेंज हुई। समझ में आ रही यहां तक बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें और पता लगेंगी। सर यहां पर तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी कि ये पूरी की रेट ऑफ रिएक्शन है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब मैं कह रहा हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब मैं 2 चीजों को कंपेयर कर रहा हूं, समझ में आ रही बात, तो बेटा मुझे दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट टीम का मैच कराया, अच्छा क्रिकेट टीम से याद आया, सैटरडे स्कूल जाओगे क्या? है कोई जाने वाला सैटरडे स्कूल में? नहीं है? टीम है तुम्हारी तैयार? क्रिकेट खेलने के इच्छुक हो? कौन कौन है? खिलाड़ी कौन सा है यहां से ठीक ठाक सा? कम बोल लग रहे हैं बेटे। हाँ, आदमी को इतना उड़ना चाहिए जितना उसके पंख है। डोंट एक्ट लाइक पापा की परी, ओके? एक्ट लाइक माँ का मगरमच्छ। जस्ट स्टे ऑन द ग्राउंड, डोंट फ्लाई, ठीक है? पंख कट जाते हैं। मजाक था, मजाक नहीं था तो मैंने कैमरे की वजह से बोल दिया, बाद में मजाक था, ठीक है? काट दो ना इतना पोर्शन। हाँ भाई, तो खेलने के इच्छुक किसे किसे है? जल्दी हाथ उठाओ फटाफट, टाइम बहुत कम है। एक ही बच्चा खेल लगा, क्रिकेट मैच की बात कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, होता है हमारे पास भाई हर साल। हमें देखम देखी मोटी टीचर ने भी शुरू कर दिया। हाँ भाई, खेलना किसी को? ये और कोई नहीं इधर खेलने का इच्छुक? अरे बताओ भाई, मजाक नहीं कर रहा, सच बोलो। टीम बन चुकी, तुम्हारी टीम बाकी है ऑलरेडी। हमारे पास में 2 टीम बन के तैयार है। अगर तुम खेलोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा, नहीं उन्हीं 2 का करा के छुट्टी कर देंगे। जल्दी बोलो फटाफट। इच्छा है खेलने की? नहीं है? दीपांशु बिल्कुल नहीं? ठेकेदार? हाँ भाई, आगे को दोनों, ईशांत विशांत कोई नहीं, मतलब नहीं है, दोनों नहीं है। तू खेल लेगा तो तुझे उसमें हम नीट वाली टीम में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है? तेरी इच्छा है खेलने की? है तो पता नहीं है, मरी हुई गर्दन से ना बोल ले भाई साहब। तो बाबूजी आप अपना शेड्यूल हमें भेज दो, हम उसके हिसाब से अपनी कोचिंग का शेड्यूल, अपने खाने का, पीने का, सोने का, आने जाने का सारे शेड्यूल हम उसके हिसाब से कर लेंगे। बड़े सर ने जो बोला है वो कहा है कि बड़े सर को हमारे टाइम नहीं है, तो सर हम इसके लिए गुस्ताखी की माफी चाहते हैं कि हमने आपकी इजाजत के बगैर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करी, कृपया आप हमें माफ कर दो। कर दोगे क्या? यस सर। कॉन्फिडेंस लेवल देखो बंदे का, समझ में आ रही बात? यस सर भाई, तुझे नीट वाली टीम में एडजस्ट करा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? चलो भाई, खैर आ जाओ। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा भाई, जब मैं कह रहा हूं, जब भी हम बात, अब मान लो क्रिकेट का मैच करा दिया हमने, तो क्रिकेट के मैच में एक टीम तो हारेगी ना और एक जीतेगी। तो क्या जीतेगी अपना आप अकेले के लिए जीतेगी? वो भाई अकेले गए, वो अपना आप ही गेंद को बल्ले मार रहे, अपना आप ही भाग रहे, अपना आप ही आउट कर रहे, और अकेले अकेले जीत के आ जाएंगे क्या? नहीं भाई, एक हारेगा तो एक जीतेगा भी तो। समझ में आ रही बात? तो जब मैं बात कर रहा हूं कि कौन हारा, एट द सेम टाइम मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बात यह है कि कौन जीता। समझ में आ रही बात? भाई मुझे पता है कि या तो ये या ये। अब मैंने ये तो नहीं पूछा कि भैया कौन हारा,
मैंने क्या पूछ लिया, कौन जीता, तो इसने कहा जी मैं जीता, तो ऑटोमेटिकली ये हार गया। समझ में आ रही बात? तो यही सेम कहानी का है रेट ऑफ रिएक्शन की भी। जब मैं पूरी रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो ये क्या है आपका, ये आपका रिएक्टेंट को लेकर के है, ये आपका प्रोडक्ट को लेकर के, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन बेटा जब मैं बात करूंगा केवल और केवल रिएक्टेंट को लेकर के, अब मैं केवल और केवल ये बात करूंगा कि भाई रिएक्टेंट का क्या सीन है, रिएक्टेंट घट रहा कि बढ़ रहा, किस स्पीड से चेंज हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब क्या है, रिएक्टेंट का गायब होना। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो वैल्यू है ना माइनस के साथ में डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है ना, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगी। ये आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। समझ में आ रही बात? ये क्या होगा, ये आपकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और ये क्या हो गया प्लस के साथ में, ये हो गया आपका रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, क्या हो गया भाई, ये रेट ऑफ अपीयरेंस। ध्यान से सुनिएगा सर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस में फर्क क्या है। जब मैं केवल और केवल प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा तो मैं स्टोइकोमेट्री को कोई कोफिशिएंट का रोल नहीं लूंगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री क्यों उठाई मैंने, ये बैलेंस करने के लिए उठाई ना भाई। स्टोइकोमेट्री लेके क्यों आया मैं, बैलेंस करने के लिए। अब ऐसा थोड़े ना कि भैया आपने 2 ही मॉलिक्यूल आवांगे निकल कर लगा जी मैं ही करूंगा रिएक्ट, ये नहीं करने का जो मेरे साथ 15 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। समझ में आ रही बात? तो ये क्यों लिया मैंने, बैलेंस करने के पर्पज में लिया। तो जब मैं केवल और केवल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं क्या बात करूंगा, केवल और केवल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हटा करके बात करूंगा। लेकिन जब भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में पूरी इक्वेशन मुझे यहां पर क्या होगी, लिखनी पड़ेगी। यहां तक कहानी बताओ समझ में आई? तो सबसे पहली चीज अब तक जो आपने याद रखनी है वो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चाहे आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो, चाहे आपका कुछ भी हो। समझ में आ रही बात? तो ये फॉर्मूला आपको क्या रखना, ध्यान रखना। और दूसरा क्या है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जाहिर सी बात है कौन डिसअपियर होगा, रिएक्टेंट होगा, अरे होगा नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा माइनस का डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होगा। और एक और क्या है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, कौन अपीयर होगा भाई, प्रोडक्ट होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना, तो प्लस का डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? मेन फॉर्मूला आपने क्या याद रखना है भाई, ये वाला मेन फॉर्मूला यहां पर आपको ध्यान रखना है। कोई टेंशन वाली बात है? एग्जांपल देता हूं सर मैंने, हाँ बोलो, कहां है अपीयरेंस, कहां है, प्लस ही तो है। कोई बात नहीं, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अब इधर ध्यान दो भाई, मेरी बात सुनो। अब मैं एक आध क्वेश्चन करा दूं ताकि तुम्हें ये तो पता लगे कैसे करना। आपको कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरे वर्ड ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं, और क्वेश्चन समझना कि फॉर्मूला बताना बस क्या कौन सा लगाऊंगा। ठीक है, मैंने बोला कि N2 प्लस 3H2 गिव्स अस, ये क्या दे रहा हमें, 2NH3 दे रहा। अब मैंने बोला कि मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया करना है। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो बताओ फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3 कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 3 वाला लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि इस बार मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करी, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मुझे लेकर के चलना है तो बताओ कैसे लिखोगे? ये 1/2 लिखोगे यहां पर, बताओ लिखूं? नहीं लिखना भाई। क्यों नहीं लिखना? फॉर्मेशन या अपीयरेंस में नहीं लिखा जाता। इसमें केवल और केवल क्या आएगा कि डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, अच्छा मैं बोल रहा हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहला, दूसरा के तीसरा? सेकंड वाला लगाओगे। क्या उसमें 1/3 लिखूंगा क्या हाइड्रोजन के साथ? नहीं। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस केमिकल इक्वेशन। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी। हाँ या ना सर? 1/1 कर दो। अबे एक ही वैल्यू यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात। इज इक्वल टू अलग अलग सबका कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या करना, माइनस का 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का 1/2 डेल्टा NH3 बाई, ये क्या हो गया भाई आपका डेल्टा टी हो गया। लिखना आ गया, समझ में आ गई बात? तो ये पहचान करना होगा, क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या है किस तरह से। अब यही क्वेश्चन आपको ध्यान सुनेगा, यही क्वेश्चन में आपको दूसरे तरीके से मॉडिफाई कर। मैंने बोला कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या दिया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इतना, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब एक क्वेश्चन का फ्रेम ये भी तो बन गया ना। अब बताओ इसे कैसे करोगे, बताओ। देखो, जब मैंने बात 2 की कर दी तो मतलब अब केवल इंडिविजुअल तो रहा नहीं, क्या रहा, अब केवल और केवल रेट ऑफ रिएक्शन रहा। हाँ या ना? अगर मैं केले की बात करता तो मसला था ना। अब मैंने किसकी बात कर दी, 2 की। चाहे मैंने उन्हें ऐसे करी जैसे अलग अलग दिखाने के लिए करी, लेकिन क्या वाकई में अलग अलग की बात करेगा मैंने? नहीं। मैंने कहा कि अगर रेट ऑफ
फॉर्मेशन अमोनिया का क्या है, ये है, तो बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस हाइड्रोजन का क्या। इसका मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं कि हाइड्रोजन अमोनिया के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूं, कैलकुलेशन करूं। मतलब मैंने अकेले की बात नहीं करी, अब दो की तो कर दी, भले ही मैंने सारों की ना क्यों, लेकिन दो की तो कर दी ना। और जब भी मैंने अकेले को ना करके के दो की करी है, सारे कंपोनेंट की करी, तो मैं हमेशा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है? तो मैं यहां पर फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब बताओ इन फॉर्मूले में तुम्हारे काम का क्या डाटा है, इन फॉर्मूले में तुम्हारे काम का केवल ये दोनों डाटा है भाई, समझो मेरी बात को। तो इसको जरूरत क्या है, लेकिन जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन का मिले, चाहे वो रेट ऑफ फॉर्मेशन का हो, चाहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस को, जो भी इक्वेशन तुम्हें मिलेगी, सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पूरी की लिखो। फिर क्वेश्चन देखो क्या है, फिर क्वेश्चन में जिन दो का जिक्र उसने किया है केवल उन दो को उठाओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन के इन दोनों कंटेंट को मैंने उठाकर क्या रख लिया भाई, यहां रख लिया। तो मेरा कंटेंट यही बनाना कि माइनस का 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी आ गया, इज इक्वल टू क्या है, प्लस का 1/2 डेल्टा NH3 बाई क्या हो गया, डेल्टा टी आ गया। हाँ है ना, क्या दे रखा तुम्हें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ये इसकी वैल्यू है क्या ये इसकी वैल्यू है। अब ध्यान सुनिएगा, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि माइनस का केवल डेल्टा हाइड्रोजन, यानी कि मुझे केवल क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, 1/3 यहां से गायब करना पड़ेगा, 3 इधर कहां है, डिवाइड में, उधर जाएगा, कहां हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो माइनस का डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का 3/2 और डेल्टा NH3 बाई dt। ये पूरा का पूरा क्या है, ये है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 10⁻³ तो 2 से 2 गया, और ये वैल्यू क्या आ गई भैया आपका 3 × 10⁻³ आप माइनस इधर रखो चाहे इधर रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भाई, चलो लॉ में माइनस इधर से हटा देता हूं, तो ये आगे हमारा क्या, ये आगे हमारा किसकी वैल्यू आ गई, हमारी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन की आ गई। समझ में आ गई भाई बात आपके, बेटा बताओ समझ में आई कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत यहां पर अभी तक हो तो मुझे समझा दो क्या है। टोटल यहां के बाद में मैथ्स का काम है। देखो अगर तुम्हारे यहां तक समझ में सब कुछ आ गया और यहां पे तुम अटक रहे तो वो मैथ्स की प्रॉब्लम है। नहीं, मजाक की बात नहीं कर रहा बेटा, हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं। मैंने देखा कि वो नीट वाले बच्चे वो थे, वेक्टर के क्वेश्चन करने लग रहे थे, वो उसके क्या बोलते हैं, वेक्टर के नहीं कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन करने लग रहे थे। वो समझ में आ रही बात। एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो हमारे भी याद है, ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था हमारे, उनसे पूछा गया कि भाई इसके ऊपर चार्ज निकालो, कैलकुलेट करो। मतलब एक ट्रायंगल बना रखा था, ट्रायंगल पर चार्ज दे रखा था, उस पर चार्ज निकालना था, कैलकुलेट करना था। तो वहां वो प्रॉब्लम किसकी आ गई, वहां वो देखो एक ऐसा क्वेश्चन था, वो थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ी सी मेरे याद है। ये क्या था आपका, स्क्वायर था, ये भी ए साइड थी, ये भी ए थी, ये भी ए थी, ये भी ए थी, ये चार्ज क्यू था, ये भी क्यू था, ये क्या था, क्यू था स्मॉल पॉइंट चार्ज, और ये क्यू था। इस पर आपको नेट फोर्स निकालना था। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे याद है, देखना सही बता रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये क्यू, इसको ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ, एफ इधर को लगेगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ लगेगी, एफ इधर को लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ये एफ है, ये एफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का, 90 डिग्री में क्या आता है, शायद √2 है। यस सर, पता ही नहीं है तो मैं क्या बात कर रहा हूं। तो इसका रिजल्टेंट दोनों को कहा गया, √2f गया, गया नहीं गया। अब ये थर्ड वाला भी तो लगा रहा है, इस पे चार्ज लगा रहा, ये कितना चार्ज लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, सॉरी है नहीं लगेगा तो, लेकिन कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ये √2a निकल के आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा √2a है, तो r की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, 2a² आ जाएगा, इस तरीके से सेम डायरेक्शन में आके जुड़ जाएगा। तो मेरे कहना, सुनो मेरी बात, मेरे कहने का मतलब क्या है, अब बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, वे करें जी कैसे करें भाई, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि स्क्वायर का डायगोनल √2a हो गया। अरे बस, अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे, ये नहीं बता पा रहे कि भाई ये √2a आया कहां से, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स ने तो तुम्हें बता दिया कि F = KQ1Q2/r²। ऐसे ही तुम्हें किसने बता दिया भाई, ऐसे तुम्हें केमिस्ट्री ने बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऐसे ही निकलना है। और तुम यहां तक अगर समझ पा रहे हो और यहां पे तुम्हारा इश्यू आ रहा है, दैट मींस कि आपको प्रॉब्लम मैथ्स के अंदर आ रही, आप इधर उधर उठापटक नहीं कर पा रहे। एक चीज में आप अटक सकते हैं कि जी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया कि जब तक बात अकेले की हो रही तब तक इनकी बात करनी, लेकिन जैसे एक से ज्यादा की बात होगी हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लगेगा। और जब भी रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला देकर के आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस के बारे में बात करेगा, तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1/3 को एडजस्ट किया है इस वाले के साथ में। समझ में आ रही बात? तो ये चीज बेटा आपने क्या रखनी है भाई, ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। बोलो यहाँ तक कोई कहानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है भाई?
अरे कोई दिक्कत है? अच्छा, एक इक्वेशन अभी मैंने क्या पढ़ी, तो हमने ये पढ़ा कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हमारा आर एवरेज होगा कि नहीं होगा, एवरेज निकलता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब सी की जगह पर ए रखो, बी रखो, सी रखो, डी रखो, कुछ भी रखो, कोई ना कोई तो रिएक्टेंट होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा, वोटेवर जो भी है, मैंने मान रहा, मैं जनरल मान रहा, ठीक है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा क्या, लिमिट ले लू, अगर मैं इसकी लिमिट ले लू, और लिमिट क्या ले लिया मैंने, लिमिट ले ली डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन में चेंज होगी कि नहीं होगी? अरे होगी नहीं होगी? ये किस किस को नहीं आता, ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना, हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी आता मैं कुछ बताऊंगा ना फिर उसके बाद में किस किस को नहीं आता, 1 2 3, बस बाकी सब समझ गए क्या हुआ, गर्ल्स समझ गए सब ये क्या हुआ। देखो ये अक्सर करके फंडा ध्यान रखिएगा, जब भी तुम्हें ऐसा कोई आपको डेल्टा में चेंज इस तरह से दिखेगा ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, मतलब समझ में आ रही है कि जो चेंज इन टाइम पीरियड है वो 0 है, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात कर रही है, यही मतलब हो गया ना भाई इसका। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 0। डेल्टा टी टेंड्स टू का मतलब है डेल्टा टी माना कितना हुआ, 0। डेल्टा टी होता है चेंज, यानी कि टी माइनस 0, अब वो चेंज कितना हो गया, 0 हो गया भाई। अगर ये टी माइनस 0 की वैल्यू क्या है, टी माइनस 0 की वैल्यू 0 है, तो इस टी की वैल्यू 0 होगी क्या? अब ये मत कर देना सर इधर 0 माइनस का, तो हम इधर लेंगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 0। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है सर, डेल्टा टी का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमने कितने माना, ये माना 0। जब भी ऐसा कंडीशन आया तो समझ जाना कि वो मैं किसी इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये डेल्टा सी बाई डेल्टा टी किसमें चेंज हो जाएगा, डी सी बाई डी टी, और इसको मैं बोलूंगा आर इंस्टेंटेनियस, और सबसे ज्यादा मैं इसी से डील करने वाला हूं। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं रेट ऑफ रेट लो, अब ध्यान सुनिएगा, अब जहां जहां पर भी तुमने डेल्टा सी बाई डेल्टा टी लिखा था उसकी जगह पर डी बाई डी टी कर दो, कहानी खत्म, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है, नुक्ता बराबर भी चेंज नहीं होने का। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एग्जांपल अभी रिएक्शन लिखी थी ना मैंने क्या है भैया, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3, अबे ये लिखी थी क्या, ठीक है। इसके लिए मैं क्या निकाल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, इसके लिए मैंने निकाला आर एवरेज, तो आर एवरेज कैसे निकालूंगा, माइनस का, सॉरी एवरेज निकाल रहा, एवरेज के लिए डेल्टा आएगा ना, तो माइनस का डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी, हाँ है ना, अरे ऐसे ही तो होगा, इज इक्वल टू माइनस का 1/3 डेल्टा, सॉरी फिर डी की आदत पड़ गई मुझे भी, एक बार डी चढ़ जाए ना पेन पे, तो डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, हाँ ना, इज इक्वल टू प्लस का 1/2 इंटू में क्या है, डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया भाई, डेल्टा टी। अब डेल्टा टी तो मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो जहां भी आपको डेल्टा बाई डेल्टा टी दिख रहा ना, उसकी जगह आप क्या कर दो, डी बाई डी टी। अब ऐसा चलो नहीं भी आता था, मैं आसान तरीका बता रहा कि जब भी तुम्हारा ये वाला कंडीशन आ जाए, तो डेल्टा का डी है ना, तो डेल्टा तुम बार बार नहीं लिख पा रहे, तो डेल्टा का डी आ गया, इसीलिए तुमने डेल्टा की जगह डी लिख दिया, और नीचे वाले डेल्टा की जगह भी क्या लिख दिया, डी लिख दिया, तो डेल्टा को रिप्रेजेंट किया डी से। हालांकि बिल्कुल गलत है, केवल समझाने के पर्पज में, ठीक है। ज्यादातर बच्चे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ना समझिएगा कि ये इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे कि मैंने बोला कि भैया आप यहां से किस टाइम निकले, 12 बजे, किस टाइम पहुंचे मुजफ्फरनगर, 12:30 बजे, मिसाल के तौर पे। अब मैंने कहा कि 12:20 पर आपकी एग्जैक्ट रेट क्या थी, समझ में? मैंने 19-18 एवरेज नहीं पूछा, मैंने एग्जैक्ट टाइम पीरियड पर पूछा, तो 12:20 में टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया ना भाई। आप 12:20 में, आप शुरू भी 12:20 पे कर रहे, खत्म भी 12:20 पे कर रहे, आ रही बात समझ में? तो उस टाइम पर जो आपकी एग्जैक्ट होगी वही तो एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी ना। एवरेज में तो कहीं भी ज्यादा कहीं पर कम है, लेकिन वो जो एक्चुअल निकल के आ रही है वो कहां पर आ रही है, निकल के वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकल के आ रही है। दैट्स व्हाई यहां पर इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको मॉडिफाई और क्या कर सकता हूं, ये आर एवरेज क्या बन जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्या हो गया हमारा, ये N2 हो गया इज इक्वल टू माइनस का 1/3, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, माइनस का 1/3 डी बाई डी टी ऑफ क्या हो गया भाई हमारा, ये हमारा H2 हो गया इज इक्वल टू प्लस का 1/2 और डी बाई डी टी ऑफ NH3 हो गया। मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला, और सबसे ज्यादा आपके ये नीचे वाला फॉर्मूला काम आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है भैया, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये मैंने आपको निकालने आज क्या है भाई सिखाई। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? तो कितने टाइप की रेट पढ़ी भैया हमने यहाँ पर, 2 टाइप की, कौन कौन सी, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इंस्टेंट मतलब जहां पर डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड इक्वल टू 0 होता है। नहीं आ रही समझ में बात, चेंज इन टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ, उसके लिए हमने निकाला, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा यहां पर निकल गया था। अब सवाल ये है लास्ट, आज का अब मैं लास्ट करा रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग करा के छोड़ रहा हूं, कल आगे करेंगे। तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो क्या है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बताओ चलो कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, हाँ या ना, सबसे पहला फैक्टर क्या लेंगे भैया हम, टेम्परेचर। सर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी कि बढ़ेगी,
यूजुअली बढ़ती है। भाई तुम चाय बना रहे घर के अंदर, तुमने बिल्कुल हल्की सी आंच कर दी, जल्दी चाय बनेगी, या फुल आंच कर दी जल्दी चाय बनेगी? फुल आंच कर दी। तो टेम्परेचर क्या है? यूजुअली रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या है भैया? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आपका रिएक्टेंट कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा बताओ, आपको चाय बनानी, एक दूध की चाय बना रहा है बिल्कुल चिल्ड वाला, एक है बिल्कुल उबाल लगा के जस्ट अभी अभी रखा, तो कौन से दूध की चाय जल्दी बनेगी भाई? क्यों भाई? नेचर चेंज हुई। मतलब कि गैस के फेज में, गैस में सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, और सॉलिड में क्या होगी भाई? सबसे कम। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अच्छा सॉलिड में भी ध्यान सुनिएगा, सॉलिड में भी जो सॉलिड के बड़े बड़े टुकड़ा होंगे उनमें रिएक्शन कम होगी, जो पाउडर फॉर्म होगा ना उसमें ज्यादा होगी। हाँ या ना? ठंडे दूध में आप चीनी घोलो, नहीं घुलेगी। ठंडे दूध में आप शक्कर घोलो, आसानी से घुल जाएगी। कारण शक्कर का सरफेस एरिया उसके मुकाबले में ज्यादा है, सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो यहां पर आता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है भैया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? रेट ऑफ रिएक्शन के। जितना ज्यादा तुम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, प्रोडक्ट भी तो तुम्हें ज्यादा बनेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसी कॉन्सेंट्रेशन में हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है भैया? जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई साल ऐसा नहीं गया इस दुनिया में जितने भी 12th लेवल के केमिस्ट्री के एग्जाम होने वाले हैं और उनमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है और उसमें कॉन्सेंट्रेशन का, केमिकल काइनेटिक्स का जिक्र आ गया, दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन ना आए। इंडिया का कोई सा भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन ना आए। याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो इसकी है वो क्या है? वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डेरिवेशन में आपको कराऊंगा, 2 डेरिवेशन आपको कराऊंगा, लेकिन डेरिवेशन आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कराऊंगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपको क्या रखना भैया? ये आपको यहां पर ध्यान रखना ऑर्डर के बारे में। और तो कुछ नहीं है। एक और हमारा निकल के आता है भाई, हाँ भाई, एक और आता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वाला तो बता दिया ना मैंने आपको कि सरफेस एरिया वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। और एक लास्ट आता है आपका कैटलिस्ट। क्या आता है भाई? कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड को बढ़ा देगा। भाई एक बात तो बताओ, आप घर से यहां पैदल आ रहे और घर से यहां तुम बाइक में आ रहे, तो जल्दी कब आओगे? बाइक से। क्या घर की जगह चेंज हो गई? क्या कोचिंग सेंटर की जगह चेंज हो गई? ऐसा थोड़ा ना, कह लो तुम्हें ढूंढना पड़ रहा। आज कोचिंग सेंटर, कह लगा सर आज कहां पहुंच गया बायोकेम क्लासेस, कह लगा आज वहां जा लिया पेट्रोल पंप के पास में, कह लोकेशन शेयर कर दो जी। आप बाइक लेकर आ रहे, इधर मेरा बायोकेम भागा फिर रहा है, इधर को वो इधर को भागा फिर रहा, मैं ला रहा हूं उसे पकड़ के, भाई तू आजा बच्चों को पढ़ाने मुझे। ऐसा तो नहीं होता ना, जगह फिक्स है ना। तो टाइम घटा कैसे? टाइम इसलिए घटा क्योंकि आपने बीच में कोई ना कोई किसी न किसी चीज को यूज किया। समझ में आ रही बात? लिफ्ट लेकर आए कैसे भी, तो वो बाइक क्या है? आपका कैटलिस्ट है। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है। और कल हम किसके बारे में बात करेंगे भाई? कल हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के, अच्छा सुन जाओ पहले, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, अभी अपलोड करूंगा। आ रही बात समझ में? वे 2 लेक्चर अपलोड हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर अपलोड होने में टाइम है। ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर मैं अभी अपलोड करूंगा। ये लेक्चर आपके पास में शाम तक आ जाएगा। बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है भैया, हाथ जोड़ के भली बात निवेदन है, इस लेक्चर को आज के आज ही देख लियो और आज के आज ही इस चैप्टर को दिमाग में घुसा लियो। समझ में आ रही बात? बेटा नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। मैंने कल देखो आपको कितना समझाया, कम से कम 15-20 मिनट कल मैंने आपको इसी चीज को लेकर समझाया। मेरा कोई नुकसान नहीं है। आपका नंबर ज्यादा आ जाए तब भी और नंबर कम आ जाए तब भी मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है। समझ में आ रही बात? आप अब यहाँ बैठो, पिछले साल आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे, अगले साल भी आप यहाँ पर मौजूद रहने वाले नहीं हो, और कोई बच्चा आएगा। और अगर कोचिंग हमारी स्टैब्लिश रही, मैं ना रहा तो कोई और टीचर आएगा। समझ में आ रही बात आपको? मतलब पढ़ना पढ़ाने का क्रम तो चलता रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है भाई? क्लियर है? इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए? समाप्त हुए। नमस्कार।